भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बीते 3 दिनों से हालात बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुआ मामूली विवाद अब विकराल रूप धारण कर कोशी और मधेश प्रांत के 4 प्रमुख जिलों सुनसरी, सिराहा, धनुषा और सरलाही तक फैल चुका है। भारतीय सीमा से सटे नेपाली शहरों में स्थित सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां हिंसक झड़पों, आगजनी और पुलिस कार्रवाई के बीच 2 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2 दर्जन लोग घायल भी हो चुके हैं। हालात को बेकाबू होते देख नेपाली प्रशासन को प्रभावित इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा है। सड़कों पर नेपाली सेना और बख्तरबंद गाड़ियों की गश्त जारी है। इस अशांति का असर न केवल नेपाल की घरेलू राजनीति पर पड़ रहा है, बल्कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा और व्यापार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विवाद की शुरुआत कहां से हुई, पहले ये जान लेते हैं। एक झंडा और डीजे की गूंज। घटना की जड़ें 26 जुलाई की रात से जुड़ी हैं। सुनसरी जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में एक बिजली के खंभे पर लगे धार्मिक झंडे को हटाकर दूसरा झंडा लगाने का जो काम किया गया, उसको लेकर 2 पक्षों में विवाद शुरू हुआ। क्षेत्र में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी कि उसी रात एक मंदिर के बाहर तेज आवाज में बज रहे डीजे सिस्टम को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी पथराव में बदल गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब पुलिस और सशस्त्र बल पुलिस बल यानी एपीएफ ने बल प्रयोग किया और गोलियां चलाईं तो 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता नामक युवक की मौत हो गई। इस मौत ने आग में घी डालने का काम किया और गुस्साए लोगों ने पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। एक के बाद एक जिलों में फैलती हिंसा की आग। सुनसरी से शुरू हुआ ये तनाव मधेश प्रांत के अन्य हिस्सों में जंगल की आग की तरह फैल गया। युवक की मौत के बाद बेकाबू भीड़ ने सड़कों पर उतरकर टायर जलाए, दुकानों में तोड़फोड़ की और कर्फ्यू का उल्लंघन किया। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए पूर्व पश्चिम राजमार्ग, इटहरी, इंद्रुवा और दुहिबी सहित कई नगरपालिकाओं में सेना तैनात कर कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया। सिराहा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग और दूसरी मौत। उपद्रवियों ने सिराहा के गोल बाजार में स्थित एबी मॉल नाम के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आग के हवाले कर दिया। इसी दौरान गोल बाजार में भड़की हिंसा और कर्फ्यू के बीच गोली लगने से एक और व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद लाहन क्षेत्र में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। धनुषा और अन्य क्षेत्रों में एहतियात। हिंसा फैलने की आशंका को देखते हुए धनुषा जिले के जनकपुर, लक्ष्मीनिया हाट बाजार और नगरैन नगर पालिका सहित प्रमुख इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अब तक इस हिंसा में सुरक्षा बलों के 15 जवानों, जिसमें 10 नेपाल पुलिस और 5 एपीएफ तथा 9 नागरिकों समेत करीब 24 लोग घायल हो चुके हैं। जनसांख्यिकी बदलाव और चेतावनी की अनदेखी। नेपाल के तराई क्षेत्र कोशी और मधेश बेल्ट में बदलती जनसांख्यिकी को इस तनाव का मुख्य कारण माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में मुस्लिम आबादी लगभग 5% है, लेकिन मधेश प्रांत में लगभग 13% और लुम्बिनी में 7% के आसपास है। घनी आबादी वाले इन सीमावर्ती जिलों में विभिन्न समुदायों के लोग एक ही बाजार, स्कूल और मोहल्ले साझा करते हैं। ऐसे में झंडे या लाउडस्पीकर से जुड़े छोटे मुद्दे भी तुरंत बड़ा रूप ले लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इस स्थिति की चेतावनी बहुत पहले दे दी गई थी। सशस्त्र पुलिस बल और स्पेशल ब्यूरो ने 3 साल पहले सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें तराई क्षेत्र में धार्मिक विभाजन भड़काने के संगठित प्रयासों के प्रति आगाह किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ कट्टरपंथी समूह जानबूझकर जमीन, दीवार या लाउडस्पीकर जैसे छोटे छोटे विवादों को धार्मिक रंग देने की ताक में रहते हैं। हालांकि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। नेपाल की राजनीति में भी उबाल आया। संसद में हंगामा। इस घटना ने नेपाल के राजनीतिक गलियारों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सांसद समीना मियां ने संसद में आरोप लगाया कि आगामी चुनाव में वोट बैंक साधने के लिए शांतिप्रिय समुदायों के बीच जानबूझकर नफरत का जहर घोला जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा गया। विपक्ष के नेताओं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जो कि एनसीपी के नेता रहे, बसनाथ थापा नेपाली कांग्रेस और पद्मा अर्याल जो सीपीएन यूएमएल के नेता रही, उन्होंने
प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और गृहमंत्री सुदान गुरुंग पर जमकर हमला बोला। सर्वदलीय बैठक में दोनों शीर्ष नेताओं की गैर मौजूदगी को विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठे। आरएसपी और एनसीपी के नेताओं ने सवाल उठाया कि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस जैसे गैर घातक तरीकों के बजाय सीधे गोलियां क्यों चलाई। वहीं राप्रपा नेता खुशबू ओली ने मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच आयोग से कराने की मांग की है। पूर्व राजा की भी अपील आई है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने भी एक बयान जारी कर देश की बहुसांस्कृतिक और शांतिपूर्ण परंपरा को बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की है। अब सवाल ये उठता है कि चलो हिंसा जो हो रही है नेपाल में हो रही है, बवाल नेपाल में मचा हुआ है, लेकिन भारत पर उसका क्या कुछ असर पड़े। कई सीमाएं जो है वो नेपाल से सटी हुई हैं, सीमावर्ती इलाके, सीमावर्ती क्षेत्र हैं। नेपाल का जो सुनसरी और मधेश क्षेत्र सीधे तौर पे भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा से सटा हुआ है। इस कारण सीमावर्ती इलाकों में दैनिक जीवन और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। रोटी बेटी और व्यापारिक रिश्ते प्रभावित। तराई क्षेत्र के लोगों के बिहार और यूपी के सीमावर्ती गांवों में सदियों पुराने व्यापारिक और पारिवारिक संबंध हैं। कर्फ्यू लागू होने से आम लोगों की आवाजाही, दैनिक खरीदारी और रिश्तेदारी में आना जाना पूरी तरह ठप हो गया। सप्लाई चेन पे असर पड़ा है। यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यापारिक गलियारा है। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के कारण मालवाहक वाहनों की कतारें लग गई हैं और द्विपक्षीय व्यापार ठप पड़ गया है। सीमा पर कड़ा पहरा। नेपाल के गृह मंत्रालय ने घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर गश्त बढ़ाने, ड्रोन से निगरानी करने और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। खुली सीमा होने के कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जैसे एसएसबी भी हाई अलर्ट पर हैं। अब आगे का रास्ता क्या कुछ हो सकता है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक नेपाल के तराई इलाके में उपजे सांप्रदायिक तनाव केवल एक स्थानीय कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये समय रहते प्रशासनिक चेतावनियों को नजरअंदाज करने और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सामाजिक ताने बाने को खतरे में डालने का नतीजा भी है। जब तक सरकार और राजनीतिक दल चुनावी लाभ से ऊपर उठकर धरातल पर शांति समितियां गठित नहीं करते और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई नहीं करते, तब तक इस सीमावर्ती बेल्ट में पूर्ण शांति बहाली एक चुनौती बनी रह सकती है। ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।